हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोग ये हमारा इतिहास का दूसरा पार्ट है और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसमें न तो लिखित जानकारी मिली है और न ही पढ़ा गया है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का पड़ जाएगा, आपको वहां से आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल खत्म कर लिए थे। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल पढ़े थे और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 50,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। मध्य पाषाण काल 10,000 साल पहले से 10,000 बीसी से आपका 5,000 बीसी तक था। फिर उसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल 5,000 बीसी से 3,000 बीसी तक था। जबकि सन का कोई मायने नहीं रहता है, बहुत कम ही क्वेश्चन आपका इससे पूछता है। उसके बाद जब हम पूरा पाषाण काल पढ़े थे तो वहाँ बताए थे कि मनुष्य जो हुआ करता था, आदिमानव हुआ करता था। सबसे बड़ी उपलब्धि इनका था आग की खोज। उसके बाद मध्य पाषाण काल पढ़े तो पहले औजार बड़े बड़े होते थे, मध्य पाषाण काल में वही औजार छोटे छोटे हुए और जब छोटे हुए वही औजार तो वहीं से उसी काल को कहा जाता है माइक्रोलिथ कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं हम लोग आपके माइक्रोलिथ कहते हैं। फिर यहीं से पशुपालन, मध्य पाषाण काल से पशुपालन प्रारंभ हुआ। पशुपालन में सबसे पहला उनकी उपलब्धि थी आपका पशुपालन प्रारंभ हुआ। पशुपालन में आदमगढ़ से पहला साक्ष्य मिलता है, आदमगढ़ एमपी से। फिर दूसरा साक्ष्य मिलता है बागौर राजस्थान से। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद मनुष्य अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया, अंतिम संस्कार प्रारंभ किया, दफनाने जलाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके बाद नव पाषाण काल जो पढ़े थे हम लोग, तो नव पाषाण काल में हम आपको बता चुके थे कि नव पाषाण काल में अब बताइए वहाँ दफनाया जा रहा था। तो नव पाषाण काल में क्या होंगे, मनुष्य का ज्यादा ढेर लाश का कहाँ पड़ेगा, नव पाषाण काल में। तो विशाल शव का ढेर नव पाषाण काल को कहा जाता है। इसीलिए मेगालिथ किसको कहा जाता है, नव पाषाण काल को कहा जाता है आपका मेगालिथ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से कृषि प्रारंभ हुआ। कृषि प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला जो साक्ष्य मिला कृषि का वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ से। तो पहला जो कृषि किस चीज की गई थी, जौ की। दूसरा कृषि किया गया था आपका गेहूं का मेहरगढ़ से और तीसरा किया गया था आपका कोल्डिहवा से चावल का। लेकिन एक नया खोज हुआ लहुरा देव, उसने सारे पूरे आपके कृषि को ही बदल कर रख दिया। यानी जो चावल आपका मिला लहुरा देव, वहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग अस्थाई आवास कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। नव पाषाण काल में अस्थाई आवास जब मिलेगा तो जब मनुष्य कृषि करेगा तो अस्थाई आवास बना के रहेगा। अस्थाई आवास बना लिया तो अस्थाई आवास में घर में कैसे लाएगा अनाज को, तो लाने के लिए पहिया की जरूरत पड़ेगा। तो पहिए की खोज, अब पहिया जब खोज लेंगे तो किस चीज पे रख के लाएगा, तो रखने के लिए मटका चाहिए ना, तो मटके को मृद भांड कहा जाता है, मटके को मृद भांड। तो मृद भांड कहाँ से मिला है, नव पाषाण काल से। कैसे कलर का था, लाल कलर का था। कैसा, लाल कलर का था। कहाँ से मिला है, हस्तिनापुर से मिला। इतना हम बता चुके थे। उसके बाद पढ़े थे ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल में बताए थे तांबे की खोज हुआ था और यहीं से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था और यहीं से मनुष्य धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। हम लोग आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक, आदि ऐतिहासिक काल। ये जो था आपका आदि ऐतिहासिक काल, इसमें पढ़ते हैं हम लोग 3,000 से आपका 3,000 बीसी से, यानी 2500 बीसी से आपका पढ़ते हैं 1750 बीसी तक। इसमें आपका आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, अब क्या था सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या था सिंधु घाटी की सभ्यता। घाटी का मतलब नदी के किनारे, घाटी का मतलब नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे जितनी भी जो सभ्यताएं बसी थी उसी को कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला जो खुदाई हुआ था, पहला जो खोज हुई थी, साक्ष्य मिला, वो हड़प्पा सभ्यता का मिला। हड़प्पा नामक स्थल से मिला, जिसके कारण इसका नाम भी पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से लेकर, देखिए तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी, जानकारी देने का कार्य किए थे चार्ल्स मैसन। सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। जब जानकारी दिया तो सर्वेक्षण यानी खोजने का कार्य, सर्वेक्षण यानी खोजने का कार्य किया था अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी
कनिंघम ने किया। जब इसने खोज कर देखा किसी चीज से, मान लीजिए हेलिकॉप्टर या किसी चीज से देखा होगा तो कुछ एरिया पता चला होगा ना, तो जो एरिया पता चला था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किमी था। यानी इतने में पूरी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। उस समय की जो सभ्यता थी उसको वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसने एक देखा तो बताया कि इसका जो आकार था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। और भी अब त्रिभुजाकार जब भी होगा तो उसका शेप कुछ इस तरीके से बन रहा था, यानी ये वाला इतने में जाकर ये तो इतना दूर तक आता था और ये ऐसे था इस तरीके से। तो जो आपका पश्चिम, ये तो आपका आ जाएगा पश्चिम वाला क्षेत्र, ये आपका आ जाएगा उत्तर वाला क्षेत्र, ये आपका पूर्व वाला क्षेत्र और ये दक्षिण वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, तो पश्चिम में एक मतलब स्थल मिला जिसको कहा गया पाकिस्तान में सूतका गेंडोर, पाकिस्तान में मिला था सूतका गेंडोर। इसकी खोज ओरेनस्टाइन ने किया था और ये कहाँ है, दास्क नदी पाकिस्तान में पड़ता है। दास्क नदी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक, उत्तर में जो था, उत्तर में आपका था मांडा नामक स्थल मिला। पश्चिम में आपका सूतका गेंडोर और दास्क नदी के तट पे है। उत्तर में मिला आपका मांडा नामक स्थल जो चिनाब नदी के तट पर है, कश्मीर में। चिनाब नदी कहाँ पर है, कश्मीर। उसके बाद पूर्व में जो मिला आपका, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी। उसके बाद जो दक्षिण में मिला वो दैमाबाद वो कहाँ मिला था आपका, प्रवरा महाराष्ट्र में मिला था, महाराष्ट्र में मिला था। और कहाँ मिला था आपका, प्रवरा नहीं दिया जाएगा तो गोदावरी नदी। तो आप बताइएगा जो सर्वेक्षण यानी खोज किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, उसका आकार त्रिभुजाकार था। पश्चिम में जो स्थल मिला सूतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर पड़ता है। कहे कि जितने भी स्थल मिले हैं वो सारे के सारे आपके नदी के तट पर ही मिलते हैं, यानी जितने लोग भी बसते हैं वो ज़्यादातर नदी के तट पर ही बसते हैं। जैसे यहाँ पे गाजीपुर से हम पढ़ा रहे हैं तो गाजीपुर किस नदी तट पर बसा हुआ है, आपका गंगा नदी तट पर। उस तरीके से पटना को देखा जाए तो पटना भी गंगा नदी तट पर बसा हुआ है और सोन नदी तट पर। तो वैसे ही ये जो आपका स्थल मिलता है ये दास्क नदी पर बसा हुआ था। अगर उत्तर में देखा जाए तो मांडा में इसका एक साक्ष्य मिला, सबसे उत्तर में मांडा में, कश्मीर में पड़ता है। ये चिनाब नदी के तट पर बसा था। पश्चिम में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा था। और जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो दैमाबाद था, वो प्रवरा नदी के तट पर बसा था। ठीक, तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज किया, तो खोजने के बाद इसका जो नामकरण किया था, नामकरण करने का कार्य किया था जॉन मार्शल। इसने नामकरण किया और इसने ही खोजने के लिए, खुदाई करने के लिए भारत के एक लोग को पकड़ा जिसका नाम था आपका दयाराम साहनी। ठीक, तो ये तो नामकरण किए, लेकिन जो पहला खुदाई हुआ, फर्स्ट खुदाई वो किसका हुआ था, हड़प्पा नामक स्थल, हड़प्पा स्थल। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे अभी आपको, पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में। और ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक ना, तो हड़प्पा। और इसी खोजकर्ता कौन थे, तो फर्स्ट जो खोजकर्ता थे 1921 ईस्वी में खोज हुआ था। और किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक ना, पहली खुदाई जो हुई थी दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद इतना तो था आपका डिटेल में। ठीक, अब हम लोग एक एक जो साक्ष्य, जो स्थल मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। अब बताइएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले जो जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण करने का कार्य किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसने लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसे नापा। उसके बाद इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। पहली जो खुदाई थी हड़प्पा
सभ्यता की गई थी 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। पश्चिम में देखा जाए तो सूतका गंडोर, उत्तर में मांडा, और पूर्व में आपका आलमगीरपुर, और दक्षिण में आपका दैमाबाद। ठीक ना। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक स्थल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहला जो आपका स्थल मिलता है, सबसे पहली जो खुदाई हुई थी, सबसे जो पहली खुदाई हुई थी इसका, तो कौन सा शहर था? हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। फर्स्ट जो खुदाई किए थे इनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में पड़ता है, माउंट गोमरी जिला। माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में पड़ता है। ये वहाँ का एक स्थल था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखा गया, और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद अनुमान लगाया गया कि बताइए कैसी सभ्यता थी, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। तो यहाँ जो लोग रहते थे वो श्रमिक थे। कैसे थे? श्रमिक थे। कहे लिए कहे लोग कि श्रमिक थे। तो इसमें देखते हैं यहाँ का जो साक्ष्य मिला है, जो मिले हैं हमारे साक्ष्य, तो यहाँ जो साक्ष्य मिला है ये मिला है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है, श्रमिक आवास मिला है। और श्रमिक आवास मिलने के बाद यहाँ मिला है कुम्हार का चाक। श्रमिक आवास, फिर मिला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला है। और कुम्हार का चाक मिलने के आधार पर जानते हैं कि सबसे ज्यादा श्रमिक कौन करता है? कुम्हार करता है। तो कुम्हार का चाक यानी चरखा मिला है। उसके बाद यहाँ पर ओखली मिला है। ओखली मिला है। अब बताइए ओखली के बाद फिर मिला आपका ताबूत मिला है। और ताबूत के बाद आपका मिला है RH-37 का कब्रिस्तान मिला है। तो याद कैसे करेंगे इतना बड़ा? तो सबसे पहले श्रमिक आवास मिला है, और श्रमिक आवास में कुम्हार का चाक मिला है। और उसके बाद आप कुम्हार के चाक में कूट दीजिए, और कूटने के बाद किसमें? ओखली में कूट दीजिए, कूट कर ताबूत में भर दीजिए, फिर RH-37 में कब्रिस्तान में दफना दीजिए। ये था आपका याद करने के लिए। ठीक, तो इतना मिला है। फिर यहीं पर मिला है आपका हाथी का कपाल मिला है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हाथी का कपाल मिला है। और स्त्री के गर्भ से उल्टा निकलता हुआ पेड़ दिखाया गया है। उल्टा निकलता हुआ पेड़ दिखाया गया है, यानी स्त्री के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। यानी ये किस चीज को प्रेरणा दे रहा होगा? तो ये उस समय के पर्यावरण को प्रेरणा दे रहा होगा। ठीक ना। तो स्त्री के गर्भ से पेड़ दिखाया गया है। फिर यहाँ मिला है मात्र देवी की मूर्ति। मात्र देवी की मूर्ति मिली है। मात्र देवी की मूर्ति। ये था आपका, इतना साक्ष्य मिला है। अब इतना साक्ष्य मिलने के कारण आप बताइए आप क्या अनुमान लगा सकते हैं वहाँ कैसे लोग रहते होंगे? श्रमिक लोग रहते होंगे? नहीं, वहाँ श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, ओखली मिला है, ताबूत मिला है, RH-37 का कब्रिस्तान मिला है। इससे अनुमान क्या लगाएंगे? वहाँ के लोग जो रहे होंगे वो श्रमिक रहे होंगे। फिर हाथी का कपाल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ दिखाया गया है, फिर मात्र देवी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मात्र देवी की पूजा होता रहा होगा। ठीक ना, हड़प्पा से। ये था आपका हड़प्पा नामक स्थान। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो स्थान आपका मिला था वो था मोहनजोदड़ो। जो दूसरा आपका साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में इसे राखाल दास बनर्जी ने यानी RD बनर्जी खोज करते हैं। RD राखाल दास बनर्जी खोज करते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? ये सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। सिंधु नदी ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के लड़काना जिला में। पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में लड़काना जिला में पड़ता है। अब यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला? साक्ष्य मिलने के कारण इससे क्या अनुमान लगाया गया
तो आप बताइएगा। देखिएगा यहाँ जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर मिला है जो पहला साक्ष्य पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, आवास। तो यहाँ पुरोहित आवास मिला है, मतलब यहाँ जितने भी लगे हैं उच्च कोटि के लोगों के लिए मिला है। तो जो उच्च कोटि के लोग रहते हैं, शहर वगैरह, शहर की तरह मिला है यहाँ पर, तो रहेंगे। तो बताइए पंडित जी को बुलाएंगे तो पुरोहित आवास मिला है। और जब पंडित जी आएंगे तो कुआं से पानी पियेंगे, तो कुआं मिला है, घर में कुआं मिला है। पंडित जी पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद कुछ समय तक बैठेंगे, फिर नहाएंगे, तो स्नानागार मिला है, स्नानागार, स्नानागार मिला है। अब पंडित जी नहा लेंगे तो फिर खाना भी तो खाएंगे, तो अन्नागार मिला है, अन्नागार, अन्नागार मिला है, अन्नागार। अब पूछेगा विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। जबकि हड़प्पा सभ्यता में भी अन्नागार मिला गया था। लेकिन पूछेगा दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन सा था, तो ये मोहनजोदड़ो वाला था। ठीक, अन्नागार मिला है। जब खाना खा लेंगे पंडित जी तो कपड़ा पहनेंगे, तो सूती वस्त्र मिला है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मिला है। और सूती वस्त्र पहनेंगे तो कपास, सूती वस्त्र या कपास, कपास मिला है। और कपड़ा पहन लेंगे तो पंडित जी क्या करेंगे, चौड़ी सड़क पर जाएंगे, चौड़ी सड़क मिली है, सड़क मिली है, चौड़ी सड़क पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो सभा में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, पशुपति शिव की पूजा करेंगे, पशुपति शिव। अब कैसे पता करेंगे कि बताइए पशुपति शिव ही थे, तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है, यहाँ पे इनके 3 मुंह थे, तो शिव जी के 3 मुंह तो है नहीं। अब यहाँ पे देखा गया है तो इनके अगल बगल सांप, कीड़ा, बिच्छू, सब ऐसे ऐसे, यानी मतलब कीड़े मकोड़े सब ज्यादा लोग पाए गए, गाय बैल वगैरह। तो बताइए सारा डिपार्टमेंट किसका है, सारे लोगों की रक्षा कौन करते हैं, पशुपति महाराजा था शिव। तो देखा गया ये कौन से थे, शिव जी थे। ठीक है ना, तो शिव की मिला है। फिर यहाँ सभागार मिला है, सभागार, सभागार मिला है। सभागार के बाद यहाँ पर नर्तकी मिली है, नाचने के लिए कांसे की नर्तकी, नर्तकी मिली है, नर्तकी मिली है। ठीक, कौन सा, नर्तकी। फिर तांबे का ढेर मिला है, तांबा का ढेर, तांबे का ढेर मिला है। ये था आपका मोहनजोदड़ो। तो इसे देखकर तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, बताइए। सड़कें चौड़ी है, सभी तरह से सभी जो जितने भी रोड है समकोण पर काटते हैं, नालियाँ ढकी हुई है, सारी नालियाँ जाकर एक बड़े से होल से जाकर एक नदी में गिर रहे हैं। तो सारी शहरी सभ्यता को दिखाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता था, जो मोहनजोदड़ो था, वो शहरी सभ्यता में आता है। अब देखिएगा इसी में बहुत सारे लाश मिली है, जिसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो ये था आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऊपर, यहीं पर चन्हुदड़ो। पाकिस्तान वाला आज फरियाद देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको बाद में देख लेंगे, भारत वाला बाद में देखेंगे। ठीक ना, तो ये था आपका मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। इसकी खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया था, गोपाल मजूमदार। ये भी पड़ता है पाकिस्तान में, और ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से स्त्री का सामान मिला है, मतलब मेकअप का सामान, मेकअप का यहाँ का जो साक्ष्य मिला है, साक्ष्य, तो यहाँ महिलाओं का सामान मिला है, जैसे मेकअप का सामान मिल गया, मेकअप का सामान। फिर आपका लिपस्टिक, शीशा, खिलौना, जितना भी आपका महिलाओं के सामान में आ जाएगा वो सब सारे के सारे। फिर देखिएगा सबसे ज्यादा महिला ही क्या करती हैं, अलंकृत, मतलब चित्र बनाती हैं। तो अलंकृत ईंट मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, अलंकृत ईंट मिलने के बाद फिर इसमें मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए
पीछा करते हुए कुत्ता। अब कैसे पता किया गया होगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता? तो उस समय क्या हुआ होगा कि कोई नया नया घर बनवाया रहा होगा, कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ा दिया होगा, तो उसका जो चिन्ह का पैर होता है पड़ गया होगा। और जानते हैं कि किसी भी प्लास्टर या किसी चीज़ पे अगर पैर पड़ जाता है तो कभी मिटता नहीं है। तो उसी से अनुमान लगाया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह है। ठीक, फिर उसके बाद इतना मिल गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं सभी के सभी एक दुर्ग यानी एक किले से पैक थे। लेकिन चन्मूदड़ो एक ऐसा था जिसमें दुर्ग देखने को नहीं मिला, यानी दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित था। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ के सभी लोग क्या करते हैं, सामान्य बेच खरीद रहे हैं। यानी ये एक बड़ा सा मार्केट हो सकता है। तो बताइए जहाँ सामान्य खरीद कोई कहीं से दुकान लगा सकता है अपना, तो इसके लिए दुर्ग रहित नहीं था, किले में बंद नहीं था। तो ये था आपका पाकिस्तान वाला। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और अगर इसका पिछला वाला वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा करवाइए ताकि हम लोग को भी पढ़ाने में और मज़ा आए। थैंक यू सो मच।